सर इनके परिमाण बराबर हैं और दिशा इनकी क्या है, विपरीत है, तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं इन्हीं दोनों आवेशों को उठा के एक जल के भरे टैब में रख दो, तो जल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है स्मॉल के 81 होता है, तो Fm कितना आएगा, F एयर डिवाइड बाई 81। मतलब जब दो आवेश तुम उठाकर कहां पर रखोगे, हवा में, उनके बीच में जो बल लगेगा, उन्हीं आवेशों को उठा के पानी में रख दोगे तो 81 गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आई? सो हेलो, जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। और पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था आवेशन। आवेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किन किन तरह से किसी अनावेशित वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना विषय है कूलॉम का नियम। मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, अगर हम बात करें आवेशों के गुण में पढ़ाया था कि दो आवेश यदि समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि असमान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं कौन बताता है? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। कूलॉम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब यदि दो आवेश रखे गए हैं कुछ दूरी पर, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती कह सकते हो, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए जो कूलॉम के नियम में दिया गया है हम उसे ही लिखते हैं। अगर मैं कहूं, तुम देखो थोड़ा सा ध्यान से बच्चा, अगर मैं कहूं एक आवेशित गोला ये है, दूसरा आवेशित गोला ये है, यहां पर जो आवेश है वो Q1 है, यहां पर जो आवेश है वो Q2 है। दो आवेशों को हमने ले लिया है, अब इनको हम मिला देते हैं एक अन्य रेखा से। देखो ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच की जो दूरी है कितनी हो गई है, R। चलो देखो दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी है R। अभी हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चा, तो इनके बीच में यदि लगने वाला बल F है, तो पहला स्टेटमेंट बोला है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल ले लो, कितना हो जाएगा Q1 एंड Q2, और इसके अनुक्रमानुपाती लगा दो। ये पहला स्टेटमेंट है कूलॉम के नियम का। दूसरा स्टेटमेंट बोले हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमा अनुपाती का अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r²। ये हो गया भैया दूसरा स्टेटमेंट। यदि हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाएं, अगर बोलें समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप मुझे बताओ क्या लिखोगे। जो बल है, जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 डिवाइड बाई R² के। ठीक है, अब आगे देखो बच्चा, आगे ध्यान से देखो। तो F इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो हम कुछ नियतांक जोड़ते हैं जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो अगर हम F इज इक्वल टू लिखें या F बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K क्या है, अनुक्रमा अनुपाती नियतांक। अनुक्रमा अनुपाती नियतांक। अरे यार क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती नियतांक।
देखो अंग्रेजी में पढ़ाते रहे अभी तक, कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बता देना बच्चा हमको। अनुक्रमानुपातीय नियतांक कहते हैं। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं और बच्चा ध्यान से देखो, तो ये अपना एक सूत्र बन गया है। और अनुक्रमानुपाती जो नियतांक है आपका, अनुक्रमानुपाती जो नियतांक है, के का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम को कू से लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर लिख लेना। अरे यार कू पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। कूलाम स्क्वायर जो रहेगा तुम ध्यान दे देना। कूलॉम का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दो यार, है ना, काफी दिन हो गया हिंदी पढ़ाए हुए। तो देखो ध्यान से, और मैं बात करूं जो के का और वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता। इसको कहते हैं इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता हम कहते हैं। अगले पेज पर चलेंगे और अपने इसी ही पूरे प्रकरण को हम यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F बराबर के का वैल्यू, क्योंकि हमने अभी देखा के का वैल्यू बच्चा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वैद्युतशीलता बोल देंगे। तो F का जो वैल्यू आएगा, अब हम लिख सकते हैं के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये भी अपने आप में एक बढ़िया सा फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा टाइम पे यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से, के का वैल्यू तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का वैल्यू अगर लिखोगे तो 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। थोड़ा इंग्लिश में सही रहेगा, इतनी हिंदी पढ़ने में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी जहां पर कोई इंग्लिश और हिंदी में समस्या है मेरे को जरूर बताइएगा आप सभी लोग। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये माइनस का साइन नहीं है, यहां देख लेना दोनों जगह, ये डैश बना रखा है मैंने, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है चीजों को। चलो देखो इधर और ध्यान से। अब बहुत बार वैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा पूछी जा चुकी है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी उसके बारे में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखो यहां तक क्लियर है और नोट्स बनाते चलो। तो यहां पर लिख लो, वैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा। हमको मात्रक एवं विमा ज्ञात करनी है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी उसके बारे में देखना है। अब बच्चा देखो, विमा निकालते समय हम किसी भी नियतांक को कंसीडर नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं। देखो मात्रक भी निकाल लो तुम, बाकी तुम मात्रक मैंने यहाँ पर के का भी लिख रखा है और इसका भी लिख रखा है।
तो पहले तो तुम मात्रक निकालो, ये क्या हो गया मात्रक, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा होगा ना, है ना। हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो इसको इधर उठा लाएंगे। 4 पाई का विमा से कोई लेना देना नहीं है, 4 पाई का विमा और मात्रक से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, 1/f गुणे Q1 Q2 बटे R का वर्ग या स्क्वायर कर लो। देखो कितनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं हम। तो देखो भैया, आवेश का क्या होता है कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर कर लो। कूलॉम को हम C से लिखते हैं। न्यूटन, फोर्स का मतलब बल का न्यूटन होता है तो न्यूटन का N लिख लेंगे, और R मतलब दूरी, दूरी का क्या होता है मीटर, मीटर को हम M लिख लेंगे, M का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया भैया मात्रक। अब तुम यदि यही कहो विमा बता दें तो बिल्कुल अच्छी बात तुम सोच रहे हो। चलो मेरे को विमा बता दो। मेरी राइटिंग अभी भी अच्छी है हिंदी में, मैं ऐसा कह सकता हूं थोड़ा बहुत। विमा निकालोगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, अब ऊपर तो प्रोसेस कर ही चुके हैं, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट 1 बटे बल की विमा क्या होती है M L T की पावर -2। आवेश की विमा क्या होती है A T, 2 बार लिखा गया है तो स्क्वायर कर दो ऊपर, डिवाइड बाय दूरी की विमा क्या होती है L, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इससे पहले ऊपर का सॉल्व कर लो, A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और बच्चा नीचे का जो बचेगा क्या, यहाँ पर L2 है, यहाँ पर L1 है, तो M L3 T की पावर आ जाएगा -2। जब तुम इसे सॉल्व करोगे, M को ऊपर लेके जाओगे, M को जब ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ नहीं है तो प्लस का पावर 1 मान सकते हो तुम, और जब तुम ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, प्लस का है धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और L का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 हो जाएगा। T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ऊपर और प्लस का 2 है तो T की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर A की पावर 2 यहीं बगल में लिख लो, और बाद में तुम इसे जोड़ लो एक साथ, तो क्या होगा, जोड़ नहीं मतलब ऐसे लिख लो एक साथ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, विमा निकल गई। ठीक है, चलिए व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो अभी पिछले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने पढ़ा कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, दोनों समीकरणों को मिलाया, हमने ये बनाया। फिर हमने कहा कि भैया समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या जोड़ोगे, नियतांक को जोड़ोगे, तो k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, k का वैल्यू इतना होता है, और k इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, और जहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, नहीं सॉरी दिस इज माय फॉल्ट, वैद्युतशीलता कहते हैं। चलिए फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो वैद्युतशीलता है उसका मान क्या होता है, वैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा, ये नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। वैद्युतशीलता का जो मात्रक है, जो विमा है, विमा तो पूछी गई है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अब देखिए क्या है, अगर पीछे चलोगे देखोगे तो तुमने लास्ट में एक लाइन देखी थी, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होता है। देखो बल जो है वो एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, तो इसीलिए इसका सदिश स्वरूप भी हम देखेंगे। सदिश स्वरूप में दो तरीके से चीजों को देखेंगे। यहां देखो तुम, थोड़ा सा मैं बड़ा गोला बना लेता हूं, ठीक है, और इतना ही बड़ा गोला दूसरा बना लेता हूं। दोनों पर आवेश रखता हूं मैं, Q1 Q2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, आई थिंक शो। चलो इनको मिला देते हैं यार। जब तुम इन्हें मिला दोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। अगर मैं कह दूं इनके बीच का डिस्टेंस r वेक्टर है, अब कुछ तो परिवर्तन दिखेगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा गोला बनाए हूं, बट ये बिंदु आवेश होता है, समझ गए। एक पॉइंट होता है, गोले के रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोले की त्रिज्या का कोई वैल्यू नहीं है इसके जीवन में। तो इनके बीच में जो बल लगेगा F बराबर, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2। R क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहां पर R वेक्टर लिखा गया है। R एक वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है, तो सदिश राशियों में उनका परिमाण होता है। अगर R का परिमाण की बात करेंगे तो मॉड R लिखेंगे। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका परिमाण, क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। लेकिन इसकी दिशा की बात करूंगा तो आर कैप होता है, तो आर कैप क्या बता रहा है, दिशा के बारे में। तो परिमाण क्या बताता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मॉड या सदिश आर का मॉड। तो यहां पर क्या लिखोगे, आर जो होता है दोनों के बीच की दूरी। यदि मैं ऐसे एरो बना दूं, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर देखो, इस तीर की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाएगा, परिमाण के बराबर हो जाएगा। और तीर की लंबाई क्या प्रदर्शित कर रहे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम यहां पर लिख लेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन ये तो अभी तुम क्या लिखे हो, परिमाण। क्या लिखो, परिमाण। अभी दिशा लिखना बाकी है। तो जो आर की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। तो आर की दिशा क्या है, आर कैप। आर कैप ये क्या बता रहा है, दिशा के बारे में सूचना दे रहा है। किसके बारे में, दिशा के बारे में। समझ गए। तो ये है आपका एक कंप्लीट सदिश निरूपण या सदिश स्वरूप कूलॉम के नियम का। अभी मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं। तुम यहां पर यदि ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R, मोड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, आर कैप। ये समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा और भी देखते हैं। मतलब आर वेक्टर जो है उसका परिमाण भी है, परिमाण को मॉड ऑफ आर वेक्टर ले लें इनटू आर कैप। क्या बताएगा, दिशा। कोई भी सदिश राशि है उसमें परिमाण होता है, उसका दिशा होता है। तो अगर मैं आर कैप बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर।
इसी पैर में मैं बात करूं तो यहां पर जहां पर आर कैप है, ये बच्चा देखो तुम, ये जहां पर आर कैप है वहां पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आर कैप का वैल्यू हमको ये मिला हुआ है। तो देखो और समझो बढ़िया से, एकदम बिंदास होकर क्या लिखोगे। अब जो एफ वेक्टर है उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो यहां पर एक मॉड ऑफ आर वेक्टर है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये भी प्रदर्शित कर रहा है किसे, वेक्टर स्वरूप को या सदिश स्वरूप को। समझ गए, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये डायरेक्शन के फॉर्म में है, ये सीधा वेक्टर के फॉर्म में आ गया है। ये तो रहा आपका जब दो सदिशों के बीच का जो वैल्यू दिया गया है वो, इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों आवेशों के बीच यदि विस्थापन सदिश पता हो तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर जो वो बताया गया था, लेकिन एक वाला इस पर बल लगाएगा, ये लगाएगा F21 वेक्टर, इसको बोलते हैं F21 को दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल। यदि मैं इन्हें समान आवेशित मान लूं तो क्या होगा, पहला वाला दूसरे को धक्का देगा, भैया तुम बाहर जाओ। अब दूसरा वाला भी पहले को धक्का देगा और दिशा बदल देगा, कहेगा लिखो F12 वेक्टर। F12 का मतलब हुआ पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश की वजह से लगने वाला बल। अब ये बलों की जो परिमाण होते हैं वो समान होते हैं। F12 का परिमाण बराबर F21 का परिमाण। तो यहां से तुम ये भी कह सकते हो सर इनके परिमाण बराबर हैं और दिशा इनकी क्या है, विपरीत है, तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी फॉलो कर रहे हैं। समझ गए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। Q1 ने Q2 पर जितना बल लगाया Q2 ने Q1 पर भी उतना बल लगाया। आई बात समझ में। अभी क्या है, लेकिन दिशा अलग अलग है तो इनको ये तुम नहीं लिख सकते हो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर नहीं लिख सकते हो, ये बराबर नहीं होते हैं। दो सदिश बराबर तब होते हैं जब उन दोनों सदिशों का परिमाण एवं दिशा दोनों बराबर हो। समझ गए, तुम ये जरूर लिख सकते हो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए, तो मैंने यहां तक जो समझाया है, अभी हमको दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन सदिश पता है तो ये है। यदि हम कह दें कि हमको विस्थापन सदिश नहीं पता है, हमको क्या पता है, स्थित सदिश। कौन सा सदिश पता है भैया, स्थित सदिश। देखो देखो मगर प्यार से, अबे भक, ये तो टेढ़ी हो गई भाई, टेढ़ी अभी भी है, मक्कार है, सीधी हो जा भाई तू। चलो तुम इतना भी कोई बहुत वो नहीं है।
ये मैं मान लेता हूं y अक्ष है, ये x अक्ष है। यहां पर एक आवेश रखा है, बिंदु आवेश है q1, और यहां से जो इसका स्थित सदिश है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक दूसरा आवेश यहां पर कहीं रखा गया है, इसको मैंने कहा r1 वेक्टर, इसको कह दिया r2 वेक्टर, और इसको हमने यहां पर कहीं रखा है जिसका नाम हमने q2 दे दिया। और फिर क्या किया, ये तो दोनों के क्या पता है, दोनों की स्थितियों के बारे में पता है, लेकिन इनके बीच का विस्थापन सदिश नहीं पता है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है। तो ये हो जाएगा r वेक्टर, और r वेक्टर इज इक्वल टू होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या होता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अच्छा देखो ध्यान से यार, जो पिछला सूत्र हम लोगों ने लिखा है f वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू q1 q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर इंटू r वेक्टर, नहीं स्क्वायर नहीं था, अगर r वेक्टर लिखेंगे तो क्यूब आ जाएगा मुन्ना, यहाँ क्यूब इंटू r वेक्टर। बस मेरे को एक ही चीज तो पुट करनी है यहाँ पर, क्या, r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। करो, यहां करके थोड़ा सा देखते हैं, इधर साइड थोड़ा बड़ा सा जगह है। तो f वेक्टर बराबर 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाई r की जगह पर अब मॉड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो बस एक बात यह है कि थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है जब ये पता होता है हमें, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां तक ये भी समझ में आ गया, तो एक चीज और बता देते हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके से Q1 Q2 पर किधर बल लगाएगा, कौन सा बल लगाएगा, F21, और Q2 Q1 पर उसी रेखा के एकदम सीध में लगाएगा। क्या लिखोगे, F12 वेक्टर। सेम उसी तरीके से दोनों के परिमाण बराबर हैं बट दिशा विपरीत है, तो हम इक्वल तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन परिमाण इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको कहते हैं हिंदी में आपेक्षिक वैद्युत आपेक्षिक वैद्युतशीलता, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यार हमको हिंदी नहीं आ रही, तुम कमेंट करके मेरे को बता देना, या यहीं पर ऐसे दो कोलन लगा लेना, ऐसे नहीं, बिंदी लगा लेना, क्या लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दो आवेश
देखो दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 इनके बीच की दूरी R है। कहां पर रखे हैं? यदि मान लेते हैं वायु या निर्वात में रखे हैं। कहां पर रखे हैं? वायु या निर्वात में। तो इनके बीच में बच्चा जो बल लगेगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ये आएगा स्टेटमेंट। अभी मैं कह दूं अब यही दो आवेश हैं। क्या है? यही दो आवेश हैं। कहां पर रख दिए गए हैं? किसी माध्यम में उठाकर रख दिए गए हैं। Q1 एवं दूसरा है Q2। इनके बीच की दूरी वही अभी भी R है, लेकिन इनको हमने उठा के किसी माध्यम में रख दिया है। माध्यम बना दो भैया। और इस माध्यम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है? स्मॉल के है। क्या है? स्मॉल के है। अब इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे एफ एम। ये क्या है? कोई मीडियम है। कुछ भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज, अल्कोहल, जो तुम रखना चाहो रख सकते हो। एफ एम बराबर 1/4। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन एम गुणे Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ निर्वात एवं वायु के लिए लिखा जाता है। यदि आवेशों के बीच में अगर कोई दूसरा माध्यम आ जाए, लाइक पानी के बीच में दो आवेश रख दिए जाए, कहीं और पर कुछ रख दिया जाए, तो ये नहीं रह जाता है। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब यही है दूसरा स्टेटमेंट। अब इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करा लो भैया। देखो लिख लो समीकरण 1 व 2 से दोनों को भाग कराना है। क्या कराना है? भाग कराना। चलो आगे देखते हैं। समीकरण 1 ऊपर लिख लो, एफ ए डिवाइड बाई एफ एम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब कुछ कट कटा रहा है, उसको काट पीट। तो देखो ये काटा पीटी मच जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो एफ ए डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/, एप्सिलॉन एम, मतलब 1/, छोड़ो यार, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के कह देते हैं। इसी को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या लिखी है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमको हिंदी नहीं पता बाबू, तुम लिख लेना। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो देखो इधर ध्यान से, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर हो गया। या अगर हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। तो यहां से एप्सिलॉन एम का जो वैल्यू आएगा
एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या तुम ये लिख सकते हो एप्सिलॉन एम की जगह पे के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है आप सभी के लिए। बात समझ में आई? चलिए देखिए, अब एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इन या एप्सिलॉन नॉट लिख लोगे। अब इसी का वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दो। लिखो एप्सिलॉन एम का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी तुमने देखा एप्सिलॉन एम की जगह पर तुम लिख सकते हो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? 1/4 पाई, देखो इधर भैया, देखो स्मॉल के इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखते रहना, बोर्ड पर नजर गड़ाए रखना, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर तुम भैया इसमें से एक काम कर लो, एफ एम इज इक्वल टू 1 बाई स्मॉल के बाहर कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बना। अच्छा देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है क्या, जब दो आवेश हवा या निर्वात में रखे हों, वायु या निर्वात में रखे हों, तो उनके बीच में लगने वाला बल है। तो देखो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो मुन्ना, एफ एम बराबर 1/k इंटू एफ ए, तो एफ एम बराबर एफ ए डिवाइड बाई स्मॉल के। समझ गए? इसका मतलब जब दो बल वायु में रखे होंगे तो उनके बीच में जो बल लग रहा होगा उससे कम बल लगेगा जब वो दोनों आवेश किसी माध्यम में रख दिए जाएंगे। यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, एग्जाम्पल लिखो, देखो, अगर मैं कह दूं इन्हीं दोनों आवेशों को उठा के एक जल के भरे टैब में रख दो, तो जल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है स्मॉल के 81 होता है, तो एफ एम कितना आएगा? एफ एयर डिवाइड बाई 81। मतलब जब दो आवेश तुम उठाकर कहां पर रखोगे? हवा में, उनके बीच में जो बल लगेगा, उन्हीं आवेशों को उठा के पानी में रख दोगे तो 81 गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, कूलाम के नियम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी बेसिक्स थे, हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, और कम से कम 10 से 12 न्यूमेरिकल हम तुम्हें सॉल्व भी कराएंगे।